नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं आपके सामने 27वीं विज्ञान की वीडियो लेकर आया हूं और हम विज्ञान के आज अध्याय संख्या 4 में प्रत्यक्षों के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो वीडियो नंबर 27 है हमारी और हम टॉपिक नंबर हमारा क्या है, यानी टॉपिक का हमारा जो सिस्टम क्या है, प्रत्यक्षों के प्रकार हैं। प्रत्यक्षी क्या होता है? प्रत्यक्षी के बारे में मैंने आपको पहले भी बोला था। प्रत्यक्षी जो होता है हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर होता है। प्रत्यक्षी हमारे शरीर में बाहर रोगाणुओं से लड़ने में हमारी हेल्प करता है। अगर हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर है तो हम बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, और अगर हमारा प्रतिरक्षा तंत्र बहुत मजबूत है तो हम जल्दी से बीमार नहीं होते हैं, बल्कि रोगों के संपर्क में आने पर भी रोग हमें अपनी गिरफ्त में नहीं ले पाते हैं। देखो प्रतिरक्षों के प्रकार के बारे में बात करते हैं। ये 5 प्रकार की होती हैं। कुछ प्रतिरक्षी ऐसे होते हैं जो हमें वातावरण से मिलती हैं, और कुछ प्रतिरक्षी ऐसे होते हैं जो हमें जन्मजात मिलती हैं। ठीक है, तो इनके बारे में अपन चर्चा करते हैं कि कौन सी जन्मजात है और कौन सी हमें वातावरण से प्राप्त होती है। ठीक है, देखिए आपके सामने है कि प्रतिरक्षी 5 प्रकार की होती हैं, और ये भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। कैसी होती हैं? पॉली यानी बहुत अधिक पेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बनी होती है, और इन्हें यूनानी अक्षरों से दर्शाया गया है। इन्हें कौन सी भाषा में दर्शाया गया है? यूनानी अक्षरों में दर्शाया गया है। जैसा कि आपने बोर्ड पर देख रहे हैं, अल्फा, गामा, एप्सिलॉन, म्यू और डेल्टा, ये 5 प्रकार की होती है, इनका जो संरचना चित्र है वो भी एक प्रकार से किस भाषा में है? यूनानी भाषा में। इसको आप 1 नंबर में ध्यान रखेंगे कि प्रतिरक्षियों का जो अक्षरों को दर्शाया गया है वो कौन सी भाषा में दर्शाया गया है? यूनानी भाषा में इसको दर्शाया गया है। यहाँ पर आप इसको ध्यान रखेंगे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, फिर भी हम इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके बाद प्रतिरक्षियों के प्रकार IgA, IgG, IgE, IgM और IgD प्रतिरक्षी हमारे शरीर में पाए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं IgA। इसका जो सिंबल है वो इस प्रकार का होता है। इसे अल्फा भी कहा जाता है। ये द्विलक संरचना है। ये कैसी संरचना है? द्विलक संरचना है, यानी डबल लिक्स है इसमें, और ये माँ के दूध में पाया जाने वाला प्रतिरक्षी है। आप समझ गए होंगे कि माँ का दूध हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। यानी माता जी के दूध में ही, माँ के दूध में ही सारी प्रोटीन्स होते हैं, और माँ के दूध में सर्वाधिक ताकत मानी गई है। और शुरुआत में जो बच्चे के शरीर में रोगाणुओं से लड़ने की जो क्षमता विकसित करता है वो माँ का दूध ही होता है, और ये एक द्विलक संरचना है। और माँ के दूध में कौन सा प्रतिरक्षी पाया जाता है? आपको ध्यान रखना है, 1 नंबर का सवाल है। प्रतिरक्षी ए पाया जाता है, ध्यान रखना है आपको। इसके बाद बात करते हैं प्रतिरक्षी जी। प्रतिरक्षी जी यानी IgG। IG के बारे में मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था। इम्यूनोग्लोबिन इसका पूरा नाम होता है। इम्यूनो जो होता है ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, और जी यहाँ पर जो होता है वो ग्लोबिन है। ग्लोबिन एक यानी एक तरह से दोनों मिलकर ही एक इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, IgG ये गामा प्रोटीन है। जी से गामा बनता है। इसका जो सिंबल होता है वो इस प्रकार से होता है। एकमात्र प्रतिरक्षी है जो प्लेसेंटा को पार कर। प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा जो भ्रूण होता है उस यानी माँ के पेट में जो भ्रूण होता है, और माँ के द्वारा जो खाया गया भोजन है वो उसका जो पोषण है वो प्लेसेंटा के माध्यम से ही भ्रूण तक पहुँचता है। यानी हमारे पेट में जो नाभि है वो जब हम माँ के पेट में थे तो वो प्लेसेंटा के रूप में पाई जाती थी, एक नाल के रूप में पाई जाती है। देशी भाषा में अगर आप इसको बोलते हैं तो एक नाल के रूप में पाई जाती है। तो माँ के पाचन तंत्र से जुड़ी रहती थी, और जब माता जी भोजन खाती है तो वो प्लेसेंटा के माध्यम से ही बच्चों को भी उसका पोषण प्राप्त होता है। ठीक है, पार कर भ्रूण तक पहुंच जाती है। IgG एकमात्र है जो भ्रूण तक पहुंच जाती है। माँ के दूध में कौन सा पाया जाता है? IgA पाया जाता है। और प्लेसेंटा को पार कर कौन सा प्रतिरक्षी पहुंच जाता है? वो पहुंच जाता है IgG। तो ये हमारे लिए 2 इंपॉर्टेंट बात हैं। माँ के दूध में IgA पाया जाता है, और भ्रूण को पार करके यानी प्लेसेंटा को पार करके भ्रूण तक कौन सा पहुंच जाता है? IgG पहुंच जाता है। इसके बाद IgE आता है। इसे एप्सिलॉन बोलते हैं। इसका सिंबल है। यह प्रतिरक्षी प्राथमिक रूप से बेसोफिल तथा मास्ट कोशिकाओं पर क्रिया करता है। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ये एलर्जी सेल्स में पाया जाता है।
एलर्जी जो सेल्स होती हैं, एलर्जी क्रियाएं जो होती हैं, प्रत्युर्जरता एलर्जी वाली जो कोशिकाएं होती है उनमें ये पाई जाती हैं। बेसोफिल तथा मास्ट कोशिकाओं पर ये क्रिया करता है। इसको एप्सिलॉन भी कहते हैं। ई से इसको व्यक्त करते हैं IgE। IgM आता है इसके बाद। ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है एप्सिलॉन के बारे में, IgE। उसमें पूछा गया था कि एलर्जी कोशिकाओं में कौन सी प्रतिरक्षी पाई जाती हैं, तो आपको उधर लिखना है। अगर फिर से प्रश्न आ जाता है तो IgE। मैं आपको इस बात का गारंटी दे रहा हूं कि इस प्रतिरक्षियों में से हर बार 1 नंबर का एक सवाल जरूर पूछा जाता है। आप चाहे पुराने पेपरों को उठा के देख ले, जब से नया कोर्स आया है और प्रतिरक्षी के बारे में हमारे कोर्स में आया हुआ है, तब से हर पेपर में एक प्रश्न इसमें आया हुआ है, पूछा गया है हर बार। और 2 बार प्रश्न ऐसा पूछा गया है IgE के बारे में, और उसके बाद IgG के बारे में भी पूछा गया है पेपर में। इसलिए आप इन 5 को बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है IgM जो होता है ये पंचलक संरचना है। कैसी संरचना है ये? पंचलक संरचना। इसे म्यू से व्यक्त करते हैं। इसका जो यूनानी नाम है वो म्यू है। पंचलक संरचना। बाकी सभी जो संरचना थी, देखो ये द्विलक संरचना थी। इन दोनों को छोड़कर बाकी सारी की सारी संरचनाएं कैसी थी? एकलक संरचनाएं थी। और ये जो म्यू है ये कैसी संरचनाएं हैं? पंचलक संरचना है। इसके बाद होता है डेल्टा प्रतिरक्षी। IgD द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। देखो आप नोटिस कीजिए, हमारी बुक में IgM और IgD के बारे में ज्यादा विस्तार से नहीं लिखा हुआ है। तो 3 ही प्रतिरक्षी अपने लिए बचते हैं। एक तो IgA, G और IgE, ये हमारे लिए इसमें बचते हैं। इसके बाद अपना नया टॉपिक आता है रक्त समूह। रक्त समूह के बारे में भी पेपर में पूछा जाता है कई बार। 1 नंबर के प्रश्न इसमें से बनते हैं। कार्ल लैंडस्टीनर ने सबसे पहले रक्त को कई वर्गों में बांटने का इन्होंने प्रयास किया था और सफल भी रहे थे। तो हम कहेंगे रक्त को समूह में किसने विभाजित किया था? 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में विभिन्न वर्गों में बांटा था। रक्त में 2 प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं। रक्त में कितने प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं? 2 प्रकार के पाए जाते हैं। प्रतिजन A और प्रतिजन B पाए जाते हैं, जिनके कारण ही रक्त जो होते हैं वो 4 समूह में बंट जाते हैं। रक्त में 2 प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं। ये जो प्रतिजन होते हैं मुख्यतः RBC में पाए जाते हैं, और जो ये RBC में पाए जाते हैं इनमें A और B प्रतिजन पाए जाते हैं। और इन प्रतिजनों के कारण ही रक्त 4 प्रकार का हो जाता है। A, B, AB और O। ये 4 हमारे पास 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं। AB प्रतिजन के अलावा रक्त में RH नाम का एक कारक और RH कारक नाम का एक और प्रतिजन भी पाया जाता है। हमारे यानी A और B प्रतिजन के अलावा रक्त में एक RH प्रतिजन और पाया जाता है, जिसके आधार पर RH प्लस और RH माइनस और RH प्लस 2 समूह बनते हैं। 2 और समूह बन जाते हैं, यानी A प्लस हो जाएगा, A माइनस हो जाएगा, B प्लस हो जाएगा, B माइनस हो जाएगा, AB प्लस हो जाएगा, AB माइनस हो जाएगा, O प्लस हो जाएगा, A और O माइनस हो जाएगा। जैसे कि अच्छा आपको बता दूं, करीबन 85% लोग ऐसे हैं जिनके अंदर RH फैक्टर पाया जाता है। जैसे कि मैं अपना ब्लड ग्रुप A प्लस है मेरा, तो मुझ में भी RH कारक पाया जाता है। दुनिया में 85% लोग हैं जिनका ब्लड ग्रुप प्लस में होता है, और 15% लोग ही ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप किसमें पाया जाता है? माइनस में पाया जाता है। मैं रक्त समूह के बारे में आपको और विस्तार से बताऊंगा। आज आपको मैंने मेन जो टॉपिक था प्रतिरक्षियों के बारे में बताया था, इसको आप जरूर याद रखें। बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक में से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, ठीक है। आज का हमारा होमवर्क भी यही दे रखा है मैंने आपको कि प्रतिरक्षी कितने प्रकार के होते हैं समझाइए। मुख्यतः प्रतिरक्षी वैसे तो 5 होते हैं, लेकिन हमारे जो कोर्स में विस्तारित रूप से जो जिनके बारे में वर्णन किया गया है वो 3 ही प्रतिरक्षी हैं। आप 5 को याद रखेंगे कि जैसे M जो होता है वो पंचलक होता है, डेल्टा प्रतिरक्षी भी पाया जाता है। मेन जो है अल्फा होता है, अल्फा माँ के दूध में पाया जाता है। G जो होता है प्लेसेंटा को पार कर भ्रूण तक पहुंच जाता है। और एप्सिलॉन जो होता है वो एलर्जी वाली कोशिकाओं में, बेसोफिल में मास्ट कोशिकाओं पर क्रिया करता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार से आप पढ़ते रहिए, होमवर्क जरूर कीजिए।